तुम्हारे पापा कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। अरे सोनी के जेठ जिठानी घर आने वाले हैं। उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। शाम 4 बजे आने का बोला है। बाहर से कुछ अच्छा सा नाश्ता ले आइएगा। समोसा कचौरी मत लाइएगा। बड़े लोग हैं। किसी बड़े रेस्टोरेंट से पनीर चिल्ली, पनीर टिक्का, गर्लिक ब्रेड, हरा भरा कबाब ले आइएगा। मीठे में ब्राउनी आइसक्रीम रख देंगे। ठीक रहेगा ना? अगर ज़्यादा समय बैठेंगे तो रात के खाने का भी पूछ लेंगे। फटाफट पराठे, पनीर सब्जी, रायता बना दूंगी। आते आते पनीर भी लेते आइएगा। सरोज ने अपने पति दिनेश से कहा। इतना कुछ कम से कम 1500 से 2000 के बीच का खर्चा हो जाएगा। फिर तुम कहोगी सोनी के जेठ जेठानी पहली बार आए हैं, हाथ में भारी लिफाफा तो देना ही पड़ेगा। दिनेश बोले। मकान बनवाने, दोनों बेटियों की शादी और बेटी की पढ़ाई में दिनेश का बैंक बैलेंस काफी कम हो चुका था। हाँ तो बेटी के जेठ जेठानी है, उसके ससुराल में मान सम्मान के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो उसके ससुराल वाले उसे चार बातें सुनाएंगे। कहेंगे तुम्हारे मम्मी पापा को व्यवहार निभाना नहीं आता, बड़े कंजूस किस्म के हैं तुम्हारे मायके वाले। जैसे आप और आपके माता पिता मुझे और मेरे मायके वालों को सुनाते थे। सरोज ने आंखें गीली करते हुए कहा। सरोज और दिनेश की दो बेटियां और एक बेटा था। दिनेश को हमेशा से ही बेटी की चाहत थी, पर सरोज ने एक के बाद एक दो बेटियों को जन्म दिया। सरोज दो बेटियों से ही संतुष्ट थी, पर दिनेश घर का चिराग, बुढ़ापे का सहारा एक बेटा चाहते थे। शादी के 15 साल बाद जब बड़ी बेटी तनु 13 साल की हो गई और छोटी बेटी सोनिया 11 साल की हो गई, तब सरोज जी ने एक बेटी को जन्म दिया। दिनेश ने उसका नाम चिराग रखा। सरोज के मायके में उसे के माता पिता और विवाहित दो बहनें थी। सरोज जी का कोई भाई नहीं था। उसके माता पिता काफी बुजुर्ग हो चले थे, 75 वर्ष के आसपास। अब दोनों बुजुर्ग माता पिता सरोज जी की बड़ी बहन के घर के पास ही रहते थे। सरोज की बड़ी दीदी जीजा उसके माँ पापा का ध्यान रखते थे। उसके पापा आर्थिक रूप से अपनी गृहस्थी संभालने में सक्षम थे। उन्होंने काफी दूरदर्शिता रखते हुए सारे आर्थिक फैसले लिए थे ताकि आसानी से बुढ़ापा कट सके। बेटियों पर किसी भी तरह से आश्रित होना नहीं चाहते थे, इसीलिए पैसे सोच समझकर ही खर्च करते थे। दिखावे से कोसों दूर रहते थे। इसी का परिणाम था कि पति पत्नी इस उम्र में स्वावलंबी जीवन जी रहे थे। मदद के लिए घर में एक फुल टाइम सहायिका भी रख रखी थी। सरोज के माता पिता को दोनों दामाद अच्छे मिले थे, सिवाय सरोज के पति दिनेश के। दिनेश इतने वर्षों में भी अपने सास ससुर का बेटा ना बन सका, बस दामाद बनकर ही रह गया। कभी उसके माता पिता का हाल चाल नहीं पूछता। फिर समय समय में लेन देन को लेकर सरोज को काफी कुछ सुनाता था। दिनेश कहता तुम्हारे माँ बाप को लेन देन की समझ ही नहीं है, हर बार लिफाफे में 1000-2000 पकड़ा देते हैं मुझे। आवाज में चिड़चिड़ापन लिए दिनेश कहता हमें मान से प्यार से बुलाते हैं, यही काफी नहीं है क्या? एक सीमित आय वाली नौकरी से 3-3 बेटियों की शादी की, उनके बच्चे के जन्म पर खर्चा उठाया। साल में 2 बार आने पर बेटियों को साड़ी सूट, बच्चों को कपड़ा सब देते हैं। 3-3 बेटियों का एक सा ही करेंगे ना, किसी को कम किसी को ज़्यादा तो नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अपने भविष्य का भी तो सोचना होगा। उनका कोई बेटा तो है नहीं जो बुढ़ापे में सेवा करेगा या आर्थिक जिम्मेदारी उठाएगा। सरोज कहती अपने पति और अपने ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से सरोज बहुत आहत होती। सामने बोलने से कलेश होता। घर में शांति बनाए रखने के लिए उसे चुप्पी साध ली। सोनी के जेठ जिठानी एक मित्र की शादी समारोह में सरोज के शहर ही आए थे। जेठ जिठानी उनके दोनों बच्चे सरोज से मिलने उनके घर आते हैं। 4 बजे आने का समय दिया था, मगर वह लोग 5:30 बजे आए।
औपचारिक बातचीत के पास सरोज ने सारा नाश्ता टेबल पर सजाया। सबने बहुत स्वाद लेकर खाने का आनंद उठाया। इस समय में रात के 7 बजे। अब आप लोग खाना खाकर ही जाइएगा, सरोज ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं नहीं आंटी जी, नाश्ते से ही पेट भर गया, अब खाना नहीं खाया जाएगा। अगली बार आएंगे तो खाना खाकर जरूर जाएंगे, सोनी की जेठानी बोली। 4 बजे का आना का कहा था, इसीलिए सरोज ने नाश्ते का प्रबंध किया था। अब इतनी जल्दी रात का खाना तो नहीं खाया जाएगा, यह सोचकर उन्होंने नाश्ता ही मंगाया था। दूसरे दिन सोनी का फोन दिनेश को आता है। पापा, मेरे जेठ जिठानी ने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे जेठ जी कह रहे थे कि तुम्हारे मम्मी पापा को जरा भी रिश्तेदारी निभानी नहीं आती, हमें खाना तक नहीं खिलाकर भेजा। पर बेटा, मैं खुद बड़े रेस्टोरेंट से महंगा नाश्ता पैक करवा कर लाया था। 1500-1700 रुपये तो नाश्ते आइसक्रीम में लग गए। जेठ जी को चांदी का सिक्का दिया, जिठानी को साड़ी, दोनों बच्चों को 500-500 रुपये दिए, सो अलग। और रात के खाने के लिए तो उन्होंने ही सामने से मना कर दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं, दिनेश जी ने कहा। दिनेश जी ने सारी बात सरोज जी को बताई। कैसे है सोनी की जेठ जेठानी, इतना करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। नाश्ते में इतना खर्च करने के बदले पूरी सब्जी खिला देते तो सही रहता। खैर, जिनको मीन में निकालने की आदत होती है वह कभी संतुष्ट नहीं होते। दिनेश ने कहा, यह आपने बिल्कुल सही कहा। हम कितनी भी कर लें पर कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आपको याद है जब आप शादी के बाद पहली बार मेरे मायके यानी अपने ससुराल आए थे, तब मेरी माँ ने तरह तरह के पकवान आपके लिए बनाए थे। पापा शहर के दूसरे छोर जाकर प्रसिद्ध मिठाई की दुकान से मिठाई नमकीन लेकर आए थे। पूरा थाल देखकर ऐसा लग रहा था मानो राजा महाराजा के लिए सजाया गया हो। हमारे यहाँ होटल में खाने का चलन नहीं था। माँ को दामाद को अपने हाथ का बना खाना खिलाकर संतुष्टि मिलती थी, मुनहर कर कर के खिलाती थी। पर आप इतनी अभगत से कहाँ संतुष्ट हुए थे। आपने कहा था दामाद को घर का खाना खिला दिया, बढ़िया से होटल ले जाना चाहिए था। इस बात को लेकर आपने कितना कुछ सुनाया था, सरोज ने कहा। दिनेश को कुछ याद आता है। उसके अंदर अहम की भावना इतनी थी कि मैं तो दामाद हूँ, मेरा सम्मान सब करें, पर मैं किसी का क्यों करूं? ससुराल वालों को परेशान करना उनकी आदत बन गया था। बेटी की वजह से ससुराल वाले इनका नखरा उठाते थे। थोड़े दिनों बाद दिनेश के फोन पर सोनी के पति शुभम का फोन आता है। पापा जी, जरा आप सोनाली को समझाइए, घर में कलह मचा रखा है, समझा सके तो ठीक, वरना ले आकर ले जाइए अपनी बेटी को, शुभम बोला। बात क्या हुई है, कुछ तो बताइए, दिनेश ने पूछा। सामने से फोन कट गया। अरे, पति पत्नी में तो कहा सुनी होती रहती है, आपसी मामला आपस में बैठकर सुलझा लेनी चाहिए। उनके घर में तो उनके माता पिता हैं, बेकार में बहू के मायके वालों को क्यों परेशान करना, दिनेश बोले। थोड़ी देर बाद सोनाली का फोन आता है। मम्मी पापा, आप लोग चिंता ना करें, बेकार में छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। पापा, शुभम जी को जरा भी धैर्य नहीं है। आज रविवार के दिन मैंने उनको और परिवार के सभी सदस्यों को चाय नाश्ता सर्व कर दिया। फिर मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ गई। शुभम जी ने फटाफट अपना नाश्ता कर लिया और अपने दोस्त से मिलने जाने वाले थे। शुभम जी को अपनी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। उन्होंने ठीक से जगह पर देखा भी नहीं और मुझे आवाज़ लगाने लगे, जबकि उन्होंने किसी बात की जल्दबाजी भी नहीं थी। मैंने कहा, आप जगह पर अच्छे से ढूंढिए, बस मैं 2 मिनट में आई, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। उनको इतना भी धैर्य नहीं कि कोई कुछ खा पी रहा हो तब उसे टोक कर अपना काम में नहीं लगाते।
वह चाबी ढूंढने की बजाय गुस्से में चिल्लाने लगे, मेरे सामने जुबान चलाती हो, अभी तुम्हारे पापा को फोन लगाता हूँ। और मेरे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने आपको फोन लगा दिया। हर बात में मेरा घर करते हैं। यह मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक मैं उनके हर एक इशारे पर नाचती हूँ, पर इनको मेरी जरा सी भी कदर नहीं है। एक कप चाय का भी सुकून से बैठकर पीना नहीं मिलता, सोनाली यानी सोनी ने कहा। तब सरोज जी ने दिनेश जी से कहा, कुछ याद आया कि नहीं? इसी तरह आप भी हर छोटी छोटी बात पर मेरे मायके फोन लगा दिया करते थे। हमारे बीच तो अगले दिन सुलह हो जाती थी, पर मेरे माँ पापा कई कई दिनों तक परेशान रहते थे कि ना जाने बेटी किस हाल में रहेगी। सरोज ने कहा। दिनेश जी की बोलती बंद हो चुकी थी। उन्होंने सामने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। कुछ दिन बाद सरोज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अचानक काम करते करते चक्कर आने लगते। डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाने को कहा। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर पता चला उनका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है और उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी है। इस स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा। सरोज जी को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। छोटे बेटे की 10वीं की बोर्ड एग्जाम चल रहा था। खबर लगते ही इस मुश्किल घड़ी में बड़ी बेटी दामाद आ गए। बेटी ने घर संभाल लिया और दामाद अस्पताल में दिनेश जी का सहारा बना। दोनों बेटियों के अलावा और किसी रिश्तेदार को इस बात की खबर नहीं की गई। छोटी बेटी सोनी अपनी माँ को देखने आई, लेकिन अगले ही दिन उसके ससुराल से फोन आने लगे। सोनाली, आज आ तो जाओगी ना? शुभम सोनी को बहुत बुरा लगा। ना माँ की तबीयत के बारे में पूछा, ना ही पापा का हालचाल पूछा। सीधा वापस आने की बात की शुभम जी ने। मैं 3 से 4 दिन के बाद आऊँगी, जब माँ थोड़ी ठीक हो जाएंगी, सोनाली ने कहा। क्यों, वहाँ तुम्हारी बहन है ना देखभाल करने के लिए? शुभम बोला। माँ सिर्फ मेरे बहन की नहीं, मेरी भी हैं। भाई के एग्ज़ाम चल रहे हैं, दीदी का छोटा बेबी है। कम से कम मैं यहाँ रहकर भाई और दीदी के बेबी को संभाल तो सकती हूँ। मैं वैसे भी मायके कम ही आती हूँ। मुसीबत में अपनों के साथ खड़ी नहीं रहूँगी तब कब काम आऊँगी भला? मुझे लगा कि कम से कम आप तो समझेंगे, पर मैं गलत थी। सोनी ने फ़ोन रखा और रोने लगी। अपने बेटी को माँ के लिए फिक्र करता देख दिनेश भावुक हो गए। उन्हें पिछली बातें याद आने लगी, जब इसी तरह अपनी पत्नी सरोज की आंखों के आंसू का कारण बनते थे। दिनेश ने कभी मुश्किल घड़ी में भी उनके मायके वालों का साथ नहीं दिया और ना ही अपनी पत्नी को सहारा बनने दिया। अपनी पत्नी की भावनाओं को कभी नहीं समझा। कितना तड़पती होंगी वह अपने माँ बाप के लिए। हमेशा कहते, अपने माँ बाप का मुंह छोड़ दो। कैसे मुंह छोड़ सकता है कोई? फूट फूट कर अपनी बेटी को रोता देख दिनेश की आंखें भी गीली हो गईं। 2 दिन के बाद सरोज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर आते ही सरोज ने बेटियों से कहा, तुम्हारे पापा कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्या कोई बात हुई है? वह नजरें चुराए घूम रहे हैं, मुझ पर चिल्ला भी नहीं रहे।
एकदम शांत से हो गए हैं। दिनेश ने सोनाली से कहा, अब तुम्हारी माँ ठीक है, तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए, यहाँ सब एडजस्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीजा जी कल अपने घर जा ही रहे हैं, तो तुम उनके साथ ही ससुराल चली जाओ। वैसे भी तुम्हारी बहन तो कुछ दिन रुकने ही वाली है। भारी मन के साथ सोनाली अपने ससुराल चली जाती है। सबके जाने के बाद दिनेश सरोज से कहते हैं, अपने कुछ कपड़े बैग में पैक कर लो, हमें तुम्हारे माँ बाबूजी के घर जाना है। यूं अचानक कोई अनहोनी हो गई क्या? सरोज को डर सताने लगा, क्योंकि उसके माता पिता जीवन के अंतिम पड़ाव में जो थे। सरोज ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है। दिनेश ने कहा, पति पत्नी सरोज के बुजुर्ग माता पिता से मिलने जाते हैं। इतने सालों बाद दामाद को देखकर सरोज के माता पिता आश्चर्य की सीमा न रही। दिनेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने कभी आप लोगों का मान नहीं दिया, हमेशा किसी न किसी रूप में अपमान ही किया है। इसी कर्म के फलस्वरूप आज मेरा भी मेरे दामाद द्वारा अपमान किया जाता है। मेरी बच्ची भी अपने पति द्वारा प्रताड़ित की जाती है। मेरी पत्नी ने तो मेरे माता पिता को अपने माता पिता का मान लिया था, पर मैं अहंकार स्वरूप सिर्फ दामाद बनकर रह गया, कभी बेटा ना बन सका। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दिनेश जी अपने व्यवहार पर पश्चाताप करते हुए बोले। दोस्तों, आज समय बदल गया है। आज लड़के ससुराल में बिल्कुल घर की तरह रहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस बात का अपवाद देखने को मिल जाता है। अपना दामादपना दिखाने से बाज नहीं आते। अगर अपने परिवार अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हैं तो ससुराल वालों को साथ बेटा बनकर रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।